नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के कुछ अलग तरह के सवालों को, डीप सवालों को यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ के हिस्ट्री को लेकर के, संस्कृति को लेकर, लोक नृत्य, यहाँ के कल्चर को लेकर के। ये हमारी दो सीरीज जो पिछली चली थी, उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू और उत्तराखंड कल्चरल एमसीक्यू, उनका मिक्स सीरीज है जिसकी हम यहाँ पे अगली क्लास कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हमने उत्तराखंड कल्चर क्लासेस में लगभग 9 क्लासेस कवर की हैं और उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू में 25 से ज़्यादा क्लासेस कवर की हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है और सिंपल सा सवाल है कि क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, पंचायतों के अलग अलग स्तरों को लेकर के सवाल बन जाते हैं। हमने पढ़ा है कि क्षेत्र पंचायत जो होती है ये ब्लॉक लेवल पे बनती है, ठीक है। खंड विकास स्तर पे ये बनता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका सचिव होता है, यानी कि बीडीओ। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। जो सबसे ऊपर होता है पंचायती राज व्यवस्था में, वो जिला पंचायत होती है, जिसका सचिव जो सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायती राज ऑफिसर, वो होता है। और जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, जो सबसे निम्न स्तर है, उसका सचिव होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम ये कब आया था, ये सवाल भी बनता है पेपर में। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को आया था, ठीक है। अगला, लाखो उडियार की खोज किस वर्ष में की गई। लाखो उडियार उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक स्थल हैं, इंपॉर्टेंट स्थल हैं, उनमें से एक है। लाखो उडियार आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में एक नदी है, सुयाल नदी, कोसी नदी की ये सहायक नदी है। वहां पर कोसी नदी के सहायक नदी सुयाल नदी के तट पर हमें प्रागैतिहासिक काल का एक प्रमुख स्थल मिला है, लाखो उडियार, ठीक है। इसकी खोज 1968 में एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा की गई। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक स्थल हैं, उनमें आपका फड़कानौली आता है, जो अल्मोड़ा में है। पेटशाल है, ये भी अल्मोड़ा में है। हुडली है, उत्तरकाशी में है। मलारी क्षेत्र है, ये आपका चमोली में पड़ता है। ये सभी आपके उत्तराखंड के प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं। लाखो उडियार के बारे में और बात करते हैं। इसका आकार कैसा है? इसका आकार नागफनी के आकार का है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर मानवों को या यहां पर जो आकृतियां हैं उनको पत्थरों पे उकेरा गया है। चित्र यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी थीम, जिनका विषय क्या है। लाखो उडियार के जो हमें चित्र मिले हैं, इनका विषय है सामूहिक नृत्य। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ के पत्थरों में हमें गहरे लाल, काले और सफेद रंग से बने हुए अनेक चित्र यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और इन चित्रों का जो विषय है, जो थीम है, जिसके ऊपर ये बने हैं, वो सामूहिक नृत्य है। अल्मोड़ा जिले में ये है। लाखो उडियार के इन चित्रों को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज इसी को माना जाता है, ठीक है। यहां से जो हमें शैलचित्र मिले हैं, यानी पत्थरों पे जो चित्र मिले हैं, वो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, सबसे पहले वहीं से हमें ऐसे शैलचित्र मिले थे, तो उनके साथ इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? इनमें से किन का बचपन का नाम गोसाई दत्त था? यह था सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1900 में कौसानी के अंदर इनका जन्म होता है। बचपन में इन्हें गुसे या गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। इनके कई सारे और नाम भी हैं। प्रकृति का चितेरा कवि इनको कहते हैं। इसके अलावा सुकुमार कवि के नाम से भी सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है, ठीक है। शब्द शिल्पी कवि भी इनको कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इनको किस युग का कवि माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के छायावादी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं, छायावादी युग का। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन थे? पहले व्यक्ति थे सुमित्रानंदन पंत। इनको 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक और चीज, जो पहले ऑल इंडिया रेडियो था,
उसका नाम बाद में आकाशवाणी हुआ, वो भी इन्हीं की सलाह पर हुआ था 1957 के अंदर। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1960 में इनकी रचना कला एवं बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा 60 वर्ष एक रेखांकन, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, शिवजी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस स्थान को शिवजी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है? यह है हमारा जागेश्वर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो जागेश्वर है यह अल्मोड़ा में है, जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आता है जागेश्वर जो मंदिर समूह है ये किस नदी के तट पर स्थित है? जटागंगा नदी के तट पर। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। पहला, जागेश्वर धाम को शिवजी की तप स्थली कहा जाता है। क्या यह सही है आपका? पहला आपका बिल्कुल सही है। जागेश्वर धाम के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है, यह भी आपका सही है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ के जो मंदिर हैं आपके, काफी सारे मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर को माना जाता है जो लगभग 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। जागेश्वर मंदिरों की जो शैली है वह केदारनाथ शैली में ये बने हुए हैं। तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा आपका सही होगा। गुमानी पंथ की रचनाओं का पहला संकलन किसने किया था? गुमानी पंथ की रचनाओं का सबसे पहले जो संकलित करने का उनको काम किया वो रेवादत्त उप्रेती ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इन्होंने गुमानी पंथ, जिन्हें कुमाऊनी का आदि कवि माना जाता है, कुमाऊं का आदि कवि माना जाता है, उनकी रचनाओं का संकलन गुमान नीति के नाम से किया था 1894 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रामदत्त पंथ को लेकर के भी एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है। जो रामदत्त पंथ थे ये एक प्रसिद्ध वैद्य थे, लेकिन ये लिखने का भी काम करते थे, इसीलिए वैद्य होते हुए भी इनको कविराज के नाम से जाना जाता था। और एक सवाल पेपर में आया था कि इनमें से किसे कविराज कहते हैं, तो वो है रामदत्त पंत, जो कि एक वैद्य थे लेकिन लेखक भी थे। ठीक है, उत्तराखंड की विभूतियां किसकी रचना है? उत्तराखंड की विभूतियां यह शक्ति प्रसाद सकलानी की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऐसी ही एक और रचना उत्तराखंड की विभूतियां योगेश धस्माना की भी है। तो दोनों का नाम आपने ध्यान रखना है, जो विकल्प में आएगा उसको आपने टिक करना है। अगर हम भक्त दर्शन की बात करते हैं, इनकी रचना का नाम है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ठीक है, भजन सिंह की बात करें, इनकी जो रचना है उसका नाम है आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। और जय सिंह रावत की बात करें तो उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये इनकी रचना है। ठीक है, शक्ति प्रसाद सकलानी की एक और रचना है जो पूछी जा सकती है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार ये मसूरी को कहते हैं। इसके अलावा इसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं, भारत का एडिनब्रा भी इसको कहा जाता है। अगर पूछेगा चारों धामों का द्वार या तीर्थों का द्वार किसको कहते हैं, वो हरिद्वार को कहते हैं। हिमालय की द्वारिका या मंदिरों की नगरी ये द्वारा हाट को कहा जाता है। ठीक है, किस पुराण में बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ कहा गया है? तो कौन से पुराण में बद्रिका आश्रम यानी जो बद्रीनाथ धाम है उन्हें गंगा तटस्थ यानी गंगा के तट के किनारे बताया गया है? यह बताया गया है वामन पुराण में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस पुराण में, किस ग्रंथ में जो हमारे प्रसिद्ध स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, उनके लिए क्या नाम है, क्या बताया गया है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो गंगा तटस्थ कहा गया है बद्रिका आश्रम को, किस पुराण में? वामन पुराण में। ठीक है, कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? कुमाऊं के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं इनको ठुलखेल गीत कहते हैं। कई बार हमने इस सवाल को देखा है, पेपर में भी पूछा जा सकता है। जो ठुलखेल गीत है ये कब और कहां गाए जाते हैं? तो कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। इनको जो गाने वाला होता है उसे बखड़निया कहा जाता है, और यह जो गीत हैं केवल पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, जो बैर गीत है ये भी कुमाऊं का एक प्रसिद्ध गीत है, कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत है। ठीक है, इसमें यानी कि वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है। जो पट्ट गीत है यह एक प्रकार का उपदेशात्मक गीत है। ठीक है,
वृहद मंदिर केदार मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? जो वृहद केदार मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा में है, रामगंगा और वूनो नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। वृहद केदार मंदिर। अगर आपसे पूछेगा आदि केदार मंदिर कहां पर है, वो चमोली में है, और पूछेगा बूढ़ा केदार कहां पर है उत्तराखंड में, वो टिहरी गढ़वाल के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर वृहद केदार पूछेगा तो आप कहेंगे अल्मोड़ा। ठीक है। श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्रीदेव सुमन की जब उनके ऐतिहासिक अनशन के बाद उनकी मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु की जांच के लिए यहां पर एक समिति बनाई गई थी बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक समिति टिहरी रियासत के द्वारा बनाई गई, एक समिति उस समय जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा बनाई गई बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। जो टिहरी रियासत वाली समिति थी उसने उनकी मृत्यु का कारण निमोनिया को बताया, जबकि बद्रीदत्त पांडे जी की जो अध्यक्षता वाली समिति थी इसने टिहरी रियासत को उनकी मौत का जिम्मेदार माना। ठीक है। निम्न में से किस पौधे को दारू हरिद्रा या जरिश्क भी कहते हैं? तो दारू हरिद्रा या जरिश्क के नाम से किलमोड़ा को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आंखों के रोग उपचार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वन्यजीव अधिनियम की पहली श्रेणी में प्रथम ग्रेड में इसको रखा गया है किलमोड़ा, इसी का अन्य नाम है दारू हरिद्रा या जरिश्क। बहकल की बात करें, यह भी एक प्रमुख औषधि है, गठिया रोग में इसका इस्तेमाल होता है। अमेश की बात करें तो इसका इस्तेमाल दवा बनाने में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसी अमेश का एक अन्य नाम है हिपोपी। ये किसका अन्य नाम है? अमेश का। कंडाली की बात करें तो एमीनिया रोग में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। उत्तराखंड में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? तो भाबर में आपके तराई भाबर में आपकी कौन सी जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? उपोष्ण जलवायु। और यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में बना था। चमोली के किस गांव से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है? पाकिस्तान में एक स्वात घाटी है जहां से हमें काफी अच्छे जो मिट्टी के बर्तन है वो देखने को मिलते हैं। उसके जैसे बर्तन हमें उत्तराखंड में चमोली के एक गांव से मिले हैं। गांव का नाम है मलारी गांव। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा यहां से 5.2 किलो का सोने का मुख आवरण भी मिला है और नर कंकालों की भी खोज यहां से हुई है। ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन कब किया गया था? कुमाऊं वाटर रूल्स यानी कुमाऊं जल नियम कब बने? यह भी बना है पेपर के अंदर, और इनमें संशोधन कब हुआ यह बन सकता है। जो कुमाऊं जल नियम थे ये आते हैं 1917 के अंदर। ठीक है। और इनमें संशोधन होता है 1930 में। आपसे संशोधन पूछा है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1917 में जब ये बने थे तो इसमें जो मेन चीज ये की गई थी कि घराटों और सिंचाई नहरों के निर्माण के लिए आपको अनुमति लेनी होगी। यानी जो वहां पे प्रमुख अधिकारी होंगे उनसे आप पहले अनुमति लेंगे, फिर आप घराटों का, सिंचाई नहरों का निर्माण कर पाएंगे। जब इनमें संशोधन किया गया तो कई सारी चीजें बदली गई। जो मेन चीज बदली गई वो ये की गई कि घराटों को और जो नहरें थी या छोटी नहरें जिनको गूल कहते हैं उनको अलग अलग दर्जा दिया गया। पहले उनको एक ही माना जाता था, फिर अलग अलग माने जाने लगा। तो क्योंकि यहां से सवाल बन चुका है तो इन संशोधनों में क्या किया गया, पहले क्या फैसला था, यह भी पूछा जा सकता है, इतना डीप में जा सकता है। ठीक है। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? यह भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। जो गोबासा ताम्रपत्र है इसका संबंध गरुड़ ज्ञानचंद से है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो सबसे लंबे समय तक, लगभग 45 साल तक ये राजा रहा। सबसे लंबे समय तक राजा रहने वाला ये चंद राजा था। ठीक है। इसके अलावा यह पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। फिरोज शाह तुगलक से इसकी मुलाकात होती है। फिरोज शाह तुगलक ही इसको गरुड़ की उपाधि देता है। इसका राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था और यह भगवान विष्णु का उपासक था। ठीक है। जबकि जो दूसरे चंद राजा थे उनका राजकीय चिन्ह आमतौर पर गाय था। ठीक है। इसके अलावा गरुड़ ज्ञानचंद पहला चंद राजा था जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। इसका एक ताम्रपत्र मिला है, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में इसने खुद को महाराजा धीराज लिखा है। तो पहला चंद राजा जिसने स्वयं को या जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी वो गरुड़ ज्ञानचंद था। इसके अलावा इसका एक और ताम्रपत्र मिलता है, गोबासा ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में यह
जो उस समय एक ब्राह्मण थे देवराज तिवारी, उनको एक गांव दान में देने के बारे में बताता है। तो इसका संबंध किसके साथ है? ज्ञानचंद के बारे में है, ज्ञानचंद से संबंधित है। ठीक है। इसका एक फेमस सेनापति भी था नीलू कठायत। नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद ने तराई पर अधिकार के लिए भेजा था और वो कब्जा भी कर लेते हैं। हालांकि बाद में धोखे से नीलू कठायत की हत्या यही ज्ञानचंद के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है। अगला, रुद्रप्रयाग के किस कुंड में गंगा और यमुना की धाराएं मिलने की मान्यताएं हैं? रुद्रप्रयाग का एक कुंड है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें गंगा और यमुना की धाराएं मिली हुई हैं। यह है मणिकर्णिका कुंड। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। गौरी कुंड ये भी रुद्रप्रयाग में है। भौरी अमोला कुंड ये भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है। नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। इनमें से कौन सी जगह है जो नर और नारायण पर्वतों के मध्य में है? सही आंसर है बद्रीनाथ धाम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो फूलों की घाटी है यह गंधमादन पर्वतों के मध्य में है। जो कर्णाश्रम है यह हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में है, जबकि बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के मध्य में है। ठीक है। काशीपुर में लगने वाला चैती मेला किस जनजाति से संबंधित है? काशीपुर का एक फेमस मेला है चैती मेला। हर साल अप्रैल माह में इसका आयोजन होता है। यह मेला जो है बोक्सा जनजाति का एक प्रमुख मेला है। काशीपुर के अंदर जो बाला सुंदरी देवी मंदिर है वहां पर इस मेले का आयोजन होता है चैती मेला। और यह मेला हर साल चैत्र माह में, अप्रैल के माह में इसका आयोजन होता है। नवरात्रि जब आते हैं उस समय। और बोक्सा जनजाति का एक प्रमुख मेला इसे माना जाता है। इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।